हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको बेसिक सीडीपी पढ़ना होगा तो मैं हिमांशी मैम के नोट्स जो रहते हैं सीडीपी का उसका कंप्लीट एक वीडियो अपलोड किया हूँ। वो 1 आवर का वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके बेसिक सीडीपी को पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आपके कोई से भी टीचिंग एग्जाम दिलाओ, सब एग्ज़ाम में ये काम आने वाले हैं, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? जो है धैर्य और दृढ़ता जो है उसे प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको पढ़ लेना पॉज करके। क्वेश्चन और इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इनमें जो तरीका सबसे बेहतर हो सकता है वह ऑप्शन बी, अभिभावक को शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अब इसमें ये जो जीन पियाजे ने अवस्था दिया था ये 7 से 11 वर्ष तक होता है और इस अवस्था में जो है बच्चे तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाते हैं। और इस अवस्था के जो 5 योग्यताएं की बात की गई उसमें थे संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। अब क्वेश्चन है 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है तथा किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो जो तरीका है वो क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये जो है सबसे बेहतर तरीका है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? जो करता है वो प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। फिर है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? जो आरंभ करता है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आरंभ करता है। उसके यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई गई है। जो संवेदी प्रेरक अवस्था पहला है, पूर्व संक्रियात्मक दूसरा, मूर्त संक्रियात्मक तीसरा और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो चौथा अवस्था है। और ये जो अवस्था है वो 11 वर्ष के बाद होता है और इस समय बच्चे चिंतन की अवस्था है। और इसका थोड़ा डिफेन किया इस अवस्था में बच्चे अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त विचारों में संबंध करने में समर्थ हो जाते हैं। फिर 8वां है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि सीखना समृद्ध हो सकता है जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो जो है शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होते, इसको नहीं मानना चाहिए। बाकी जिसको मानना चाहिए वह है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य मुखी होता है, अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसको। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? तो जो संबंध है वो क्या है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सानिध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था। और जो नहीं है वो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये उससे संबंधित नहीं है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन है यह। फिर है 12 है, वो कौन से स्थान है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह है विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण है उसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैंक को एक अभिप्रेरित शिक्षण का सांकेतिक माना जाता है। तो ये विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। तो जो बुद्धिमान बच्चों का लक्षण इसको देख लेते हैं, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। यह जो है बुद्धिमान बच्चों का लक्षण है। और जो नहीं है वह क्या है, वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है। तो इसमें रटने की क्षमता नहीं है, अगर वो उसको समझ लेता तो इसमें जो रहता है बुद्धिमान बच्चों के लक्षण में रहता वो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय है, तो इसका श्रेय दिया जाता है जीन पियाजे को। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। जो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा है वह है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली ब्लैंक की ओर संकेत करती है। तो जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर यह जो है संकेत करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह जो है आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो यह सीखने की सादृश्यता के नियम से जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसमें अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विचार जो है वो प्रतिभाशाली होने का संकेत है, और दूसरों के साथ झगड़ना जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस लिए उपलब्ध करानी चाहिए पूछ रहे इसमें जो अन्य बच्चों के साथ है वैसे विशेष बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है NCF, उसमें इसकी बात कही गई है, सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य विशेष एक स्थान पर शिक्षा दी जाती है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो उस वीडियो से। फिर क्वेश्चन नंबर 24, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए ब्लैंक के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इसको सचेत होना चाहिए ऑप्शन बी के प्रति। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके का प्रयोग करना चाहिए। फिर है डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। यह एक पठन विकार है जिसमें बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में जो है कठिनाई महसूस होती है। फिर 26, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को ब्लैंक की भूमिका निभानी चाहिए। जो है अग्रोन्मुखी भूमिका जो है माता पिता को निभानी चाहिए, और बच्चे को अच्छा करने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। फिर 27 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। यह विचार जो है वो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो ये जो बढ़ावा दिया था वो गैसलाइट सिद्धांतवादी थे जर्मनी के, उसने इसको बढ़ावा दिया है। फिर 29 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के जो है सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। तो यह जो अवस्था है वह जीन पियाजे ने दी थी, इसके हिसाब से 4 जो बौद्धिक अवस्था में ऊपर भी बताया था इसको। एक संवेदीकात्मक अवस्था 0 से 4 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 18 वर्ष तक है। फिर क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो इसके संबंध में सही कथन है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करते हैं कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल है। यह कथन जो है वो सत्य है इसमें त्रुटियों के संबंध में, बाकी जो कथन दिए वो असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो जो मेरा परिवार है वह इसमें शुरुआत करने के लिए अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय मित्र पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन परिवार से संबंधित माता पिता भाई बहन आदि के बारे में ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, तो इसमें एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चे को ब्लैंक से ग्रस्त है, वह सॉ और वॉच और न्यूक्लियर अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो जो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, एक प्रकार का विकार है जिसमें अक्षरों का क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक सॉ और वॉच को लिख सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो इसमें है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। फिर क्वेश्चन 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। जो चरण आते हैं, पहला है पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन और प्रतिक्रिया क्रियान्वयन जो है ये जो है क्रम आते हैं। फिर है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ये जो है वंशानुगत चलने वाली जो है वो प्रक्रिया है। फिर है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन को पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय जो है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं के। बाकी जिनका ध्यान रखता है विद्यार्थियों की क्षमता, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की जो है अधिगम शैली की ध्यान रखता है। फिर 11, एक समान जोड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? जो अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है वह सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धकों को प्रभावित नहीं करता। 9 जो है ये है, किसी भी प्रकार से बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण है वो लिखना है। सूक्ष्म गतिक कौशल प्रक्रियाएं क्रियाएं से है जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता। फिर है वाइगोत्स्की सिद्धांत का निहितार्थ है। तो इसका जो निहितार्थ है वो सहयोगात्मक समस्या समाधान जो है वो इसका निर्धारक है। इसमें अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबों, मानवीय निर्मितों इत्यादि पर समुदाय जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यह सिद्धांत जो है दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जाने की प्रक्रिया गुणात्मक के रूप में श्रेष्ठ होती है। फिर है किशोर ब्लैंक का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह जो है अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति जो है सदैव व्यग्र रहते हैं। फिर हम 15, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः ब्लैंक होता है। तो इसको होता है जो है डिस्ग्राफिया है। तो डिस्ग्राफिया में कोई रोग नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विकार है जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चों की लिखावट व समझने की क्षमता पर जो है असर पड़ता है। फिर है 16, आंशिक पुनर्बलन क्या है? यह सतत पुनर्बलन की ओर अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, जो आंशिक पुनर्बलन है वो।
क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से इसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो होगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसी अंतःविषयी अनुदेशन का लाभ यह है कि, तो उसका लाभ क्या है, उसका लाभ जो है वो है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में उपयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। फिर है, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है, तो उनके पास जो होता है वो निष्पादन उपागम अभिविन्यास जो है वो होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है, तो वह जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। फिर भाषा अर्थ में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, जिसकी जो सबसे छोटी इकाई है वह है स्वनिम। फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, तो जो निहितार्थ क्या क्या देता है उसको देख लेते हैं। एक तो विविध तरीके से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि उपलब्धि से संबंधित नहीं है, और विषय को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसमें इसके अलावा बाकी जो निहितार्थ देता है तो किसको नहीं देता, वो ऑप्शन सी है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, तो जो अभिप्रेरित करता है वो लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि जो है यह सीखने के रूप में अभिप्रेरित करता है। फिर है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः ब्लैंक रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, तो यह उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। और इसमें 16 वर्षीय बच्चा का परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो ये जो IQ निकालना है उसको मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देते हैं और गुणित 100 करते तो आ जाता है। तो ये निकाल रहे हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो इसमें हमें निकालना है मानसिक आयु ज्ञात करना है, तो ये जो ज्ञात किया तो 12 वर्ष आया है इसमें। फिर है 16, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली का खाली ब्लैंक का ब्लैंक होना जरूरी होना चाहिए, तो इसमें जो है विद्यार्थियों का समावेशन जो है वो जरूरी होना चाहिए। फिर 27, सफल समावेशन का निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, तो जो पृथक्करण के सिवाय सफल समावेशन की आवश्यकता होती है, इसमें जो रहते हैं उसको संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी और क्षमता संवर्धन जो है ये इनकी आवश्यकता होती है। फिर विद्यालय में लिंग भेदभाव बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, तो जो पूछ रहा है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो इसका तरीका है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का जो है अधिसंज्ञान है। फिर है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, तो यह जो आधार पर किया जा सकता है वह है ऑप्शन बी, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को असंतुष्ट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो जो तरीका उपयुक्त होगा वो है आवासीय विद्यालय खोलना। फिर है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जो रॉबर्ट बीने हैं उसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता मतलब निर्माण किया, जन्मदाता के रूप में इन्हें जानी जाता है। फिर है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह ब्लैंक को कर रहा है, वह सीखने के लिए आकलन जो है उसको कर रहा है। फिर एक कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद जो है वह शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है।
फिर है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो यह जो है ध्वनि की संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना से यह संबंधित है। फिर है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वो आनुवंशिक एवं वातावरण से यह संबंधित है। फिर है मानव विकास ब्लैंक है, तो जो मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक जो है दोनों है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो जो है सार्वजनिक पुस्तकालय वो निष्क्रिय एजेंसी है, बाकी परिवार, इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब जो है उसकी जो है सक्रिय एजेंसी है। फिर संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संदर्भित होता है? तो जो संदर्भित होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना जो है उसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास जो है संवर्धित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो जो है चाक्षुष अर्थात जिसका बोध नेत्र से वो सीखने की शैली का जो है एक उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लैंक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। जो है भावनात्मक प्रेरणाएं जो है व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती है, जो उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। फिर है 11 एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। जो है अभिप्रेरणा है ये जो उपलब्ध कराता है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो जो है अर्थपूर्ण संबंध जो है कारक वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ब्लैंक से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो जो सृजन से संबंधित प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए जो है उनको कहा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है दिए गए वाक्य में कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो जो है समानुभूति देना जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से जो है संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है गणित से अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो जो है निदानात्मक परीक्षण द्वारा यह है सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से इसको किया जा सकता है। फिर है प्रभावपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। तो इनके साथ जो संबंधित तत्व है वह है अपसारी चिंतन। इसमें जो है अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति के कुछ तथ्य दिए जाते हैं जिसे अपनी और एक तथ्य को जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रभावपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 सभी के लिए विद्यालयों में किसी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ये जो प्रचार वाक्य हो सकता है वह है समावेशी शिक्षा के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन बी जो आवश्यकता है वह इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो जो है व्यवहारिक बुद्धि जो है उसके त्रिस्तरीय सिद्धांत के एक रूप, इसमें व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक बुद्धि आते हैं। फिर 20 में 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो कौन से स्तर का शामिल होता है? तो जो है इंद्रिय जनित स्तर जो 0 से 2 रहता है गामक अवस्था उस वह शामिल होता है। फिर 21 है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जो ऑप्शन बी है जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 छात्राएं जो है अपनी उम्र की लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। ग्रेड से अंक अलग है। तो यह प्रश्न निम्न से किस प्रकार के प्रश्नों का संबंध रखता है? तो यह जो लगता है वह विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। 24 है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का हाथ से संबंधित है। तो यह संबंधित है और डिस्लेक्सिया से संबंधित है। फिर है
रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सहयोग की नैतिकता जो है इससे संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वे व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। फिर है 27, अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो इसके अनुसार बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। यह अल्बर्ट बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सही है। इसमें बताया कि अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी का प्रतिरूपण के रूप में रखता है, वह उसके बाद वह उसे सीखना शुरू करते हैं, अल्बर्ट बंडोरा बताते हैं। फिर है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो प्रयास उनके द्वारा ही की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह ब्लैंक विचार के द्वारा दिया गया है, तो यह जो है ईएल थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और थर्नडाइक ने इसका सबसे प्रयोग बिल्ली पर करके यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, सिद्धांत चित्र ब्लैंक के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। तो यह जो बढ़ाते हैं तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। तो इसमें जो शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर जो तर्कड़ा है निगमात्मक तर्कड़ा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य रूप से प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरण द्वारा नियमों की सत्यता को प्रमाणित करता है या विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है।